आज हम डिस्कस करेंगे एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन लीगल प्रोसीडिंग्स। अब लीगल प्रोसीडिंग्स में जो टाइम होता है उसको कैसे एक्सक्लूड करना है, ठीक है। इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट, अपील और एप्लीकेशन, द डे फ्रॉम विच सच पीरियड इज टू बी रेकन्ड शैल बी एक्सक्लूडेड। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल, दिख रहा है? हाँ जी मैम। ठीक है, जैसे ये है 14/1/2024, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई कॉज ऑफ एक्शन जो है अराइज हुआ, ठीक है। तो आज के दिन ये कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ ना। अब यहाँ से मान लो आपके पास टाइम पीरियड है 1 ईयर फॉर फाइलिंग, 1 ईयर फॉर फाइलिंग सूट, दिख रहा है ये? जी मैम दिख रहा है। ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम पीरियड, अब आपका टाइम पीरियड स्टार्ट कहाँ से होगा? अब 14 तारीख को जो ये कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है ना, यहाँ से आपके पास 1 साल का टाइम है। मान लो आपके पास है नेक्स्ट 14/1/2025 तक फाइलिंग करने के लिए, ठीक है। थोड़ा साइड करो मैम। जी है ना। अब जो ये डे है ना, जिस दिन ये टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ है, इस डे को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। एक्सक्लूड, अब आपका टाइम पीरियड स्टार्ट होगा 15/1/2024 से, टिल चलेगा आपका 15/1/2025 तक, ठीक है। ये वाला जो डे होता है जिस दिन पे आपका टाइम पीरियड शुरू होता है किसी सूट या अपील या एप्लीकेशन को फाइल करने का, उस डे को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। क्लियर? ठीक है मैम। हाँ जी। नेक्स्ट है इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी अपील और एन एप्लीकेशन फॉर लीव टू अपील और फॉर रिवीजन और फॉर रिव्यू ऑफ अ जजमेंट, द डे ऑन विच द जजमेंट कंप्लेंट ऑफ वॉज प्रोनाउंस्ड एंड द टाइम रिक्विजिट फॉर ऑब्टेनिंग अ कॉपी ऑफ डिक्री, सेंटेंस और ऑर्डर अपील्ड फ्रॉम ऑफ सॉर्ट टू बी रिवाइज्ड और रिव्यूड शैल बी एक्सक्लूडेड। अब इसमें बोला गया कि अगर आपने कोई अपील या एप्लीकेशन करनी है, ठीक है, तो जिस दिन से जजमेंट प्रनाउंस हुई, जैसे आज जजमेंट आई, तो आज के दिन को जो है एक्सक्लूड किया जाएगा। तो आपका जैसे अपील फाइल करने के लिए 30 डेज का टाइम है। मान लो कोर्ट ऑफ सेशन में आपने अपील फाइल करनी है, तो उसको फाइल करने के लिए आपके पास टाइम पीरियड है 30 डेज। यार अपना कैमरा ऑन कर ले, मैं खुद कोई पढ़ाया जा रही हूँ। ठीक है मैम। अरे कर ले, नहीं डाल लूंगी तेरी। हो जाती है। कर लेना यार। तो जिस दिन पे हम, जैसे आज अपील, आज किसी केस में जजमेंट आई है, अब उस जजमेंट के खिलाफ अगर आप अपील में जाना चाहते हो तो उसको फाइल करने के लिए जैसे आपके पास है 30 डेज का टाइम, ठीक है। अब ये 30 डेज कब से काउंट होंगे? जैसे आज ऑर्डर आया तो आज के दिन को एक्सक्लूड किया जाएगा। अब आपका टाइम पीरियड चलेगा कल से। क्लियर? जी मैम जी। कोई भी आपने किसी भी ऑर्डर की अगर अपील करनी है या फिर जजमेंट की अपील करनी है, तो जिस दिन वो प्रोनाउंस होगी ना जजमेंट, उस दिन को एक्सक्लूड किया जाएगा। और साथ ही साथ बोला गया है कि उस कॉपी के ऑर्डर की जो डिक्री लेनी है उसका या ऑर्डर लेना है उसका जितना टाइम पीरियड उस कॉपी को बनने में लगेगा ना, उस टाइम पीरियड को भी एक्सक्लूड किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मतलब ऑर्डर जब हुआ जैसे हाँ मैं और जब कॉपी अप्लाई की तो 1 हफ्ता जैसे उसमें लग गया, उसको एक्सक्लूड कर दिया और ऑर्डर की दिन वाली डेट दी। हाँ मैं आपको बता रही हूँ ना। जैसे देखो ये है, यहाँ पे ऑर्डर हुआ, ठीक है। जैसे मान लो 1/1/2024 को ऑर्डर हो गया, ठीक है। अब यहाँ से लेके आपके पास यहाँ तक का टाइम है, मान लो 30 डेज का टाइम है, तो 1/2/2024 तक का टाइम है आपके पास फॉर फाइलिंग अपील। ठीक है। अब ये वाला दिन तो एक्सक्लूड होगा ही होगा। ये दिख रहा है आपको? हाँ जी मैम। ये थोड़ा सा साइड करो। अब दिख रहा है? थोड़ा सा साइड करो बस।
फिर वहाँ का चल जाएगा। ये तो डे एक्सक्लूड होगा ही होगा ना, जो 1/1/2024 को जिस दिन जजमेंट आई। अब इसके अलावा जो टाइम पीरियड होगा एक्सक्लूड वो है, जैसे आपने यहाँ पे 2 तारीख को 2/1/2024 को आपने इसके लिए फाइल कर दिया, इसकी नकल आपने अप्लाई कर दी, ठीक है, कॉपी अप्लाई करी, कॉपी अप्लाइड। अब इस कॉपी को बनने के लिए मान लो आपकी ये कॉपी बन के आई 10 तारीख को, 10/1/2024। अब ये जो टाइम पीरियड है ना, ये जो होगा ये एक्सक्लूड हो जाएगा। लेकिन अगर इस दिन पे ये कॉपी बन गई है, ठीक है, 10 तारीख को कॉपी बन गई है और आपने ये कॉपी रिसीव करी मान लो 12 तारीख को, 12/1/2024 को, तो ये जो बीच के 2 दिन है ना, ये नॉट एक्सक्लूड होंगे, ये एक्सक्लूड नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि आपको रिमाइंडर आ गया हुआ है कि ये कॉपी बन गई, लेकिन आपने यहाँ पे 12 तारीख को कॉपी रिसीव करी, तो ये जो बीच के 2 दिन है ये एक्सक्लूड नहीं होंगे। लेकिन 2 से जो 10 दिन लगे कॉपी अप्लाई करने के बाद कॉपी लेने तक के लिए ना, तो वो टाइम पीरियड आपका एक्सक्लूड होगा। ये क्लियर है? जी मैम। चाहे फिर आपने ऑर्डर की कॉपी लेनी है, चाहे आपने किसी भी डिक्री लेनी है, डिक्री शीट वैसे भी बनने में टाइम लगता है। क्लियर है? जी मैम। उसके बाद आ गया वेयर अ डिक्री और ऑर्डर इज अपील्ड फ्रॉम और sought to be revised or reviewed, or where an application is made for leave to appeal from a decree or order, the time requisite for obtaining a copy of judgment shall ऑल्सो बी एक्सक्लूड। अब ये वाला तो वही आ गया ना कि अगर जो टाइम पीरियड लगेगा आपको कॉपी जजमेंट की लेने के लिए वो एक्सक्लूड होगा, ठीक है। अब इसमें ये जो पिछले वाला मैंने बताया ना, इसमें बात करेगी डिक्री की, क्योंकि डिक्री जो है जजमेंट के 15 दिन के बीच बीच में बनती है ना। अब आप बैठे तो नहीं रहोगे ना कि डिक्री बनेगी तभी मैं जाऊंगी अपील करने के लिए, तो आपका टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा। तो अब आपके पास जो कॉपी जजमेंट की आ जाएगी, आप उसी के बेस पे अपील फाइल कर सकते हो। जब डिक्री आएगी तो आप डिक्री को लेके बाद में उसको सबमिट करवा सकते हो। क्लियर? जी। उसके बाद है इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एन एप्लीकेशन टू सेट असाइड एन अवार्ड, द टाइम रिक्विजिट फॉर ऑब्टेनिंग अ कॉपी ऑफ अवार्ड शैल बी एक्सक्लूडेड। अब इसमें भी यही बोला गया है कि अगर कोई अवार्ड की कॉपी है, जैसे कोई अवार्ड हुआ है, अब उसकी कॉपी लेने के लिए जो टाइम पीरियड लग रहा है तो वो एक्सक्लूड किया जाएगा। मतलब यही चलेगा इसमें सारे में, ठीक है। इसके एक्सप्लेनेशन में ये बात बोली गई जो मैंने आपको वो बताई ना कि आज प्रिपेयर होगी लेकिन आपने ली वो 2-3 बाद, तो वो चीज़ एक्सक्लूड नहीं होगी। तो इसके एक्सप्लेनेशन में ये बोला गया इन कंप्यूटिंग अंडर दिस सेक्शन द टाइम रिक्विजिट फॉर ऑब्टेनिंग अ कॉपी ऑफ डिक्री और एन ऑर्डर, एनी टाइम टेकन बाय द कोर्ट टू प्रिपेयर द डिक्री और ऑर्डर बिफोर एन एप्लीकेशन फॉर अ कॉपी thereof is made shall not be excluded in computer under the time requisite for obtaining a copy of decree or order any time taken court to prepare the decree or order before an application। हाँ, उससे पहले जो जैसे आपने जो ये एप्लीकेशन लगाई है ना, वो आपने लगाई, जैसे मान लो 1/1 को ऑर्डर हुआ लेकिन आपने जो है 5 तारीख को एप्लीकेशन लगाई, अप्लाई आपने 5 तारीख को किया, ठीक है। तो ये जो बीच का टाइम पीरियड है 1 से लेके 5 तारीख तक का, ये भी एक्सक्लूड नहीं होगा। इसमें यही बोला गया है एनी टाइम टेकन बाय द कोर्ट टू प्रिपेयर द डिक्री और ऑर्डर बिफोर एन एप्लीकेशन फॉर अ कॉपी देयर ऑफ इज मेड शैल नॉट बी एक्सक्लूडेड। एप्लीकेशन से पहले वाला टाइम एक्सक्लूड नहीं होगा और बीच में जो आपने टाइम लिया है वो भी एक्सक्लूड नहीं होगा। क्लियर है? जी मैम। ठीक है। उसके बाद आ गया नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 13 एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन केसेस वियर लीव टू सू और अपील एज अ पॉपर इज अप्लाइड फॉर। अब पॉपर क्या होता है? पॉपर होता है वो बंदा जिसके पास जो है सफिशिएंट मीन्स नहीं होते हैं कोर्ट की फीस को पे करने के लिए। तो अब वो जो बंदा है वो जो है कोर्ट में एप्लीकेशन लगाता है कि मेरे पास पैसे देने के लिए है नहीं है, तो आप मेरे को जो है एज अ इंडिजेंट पर्सन जो है मेरे को कोई गवर्नमेंट एडवोकेट दो जो मेरे केस को लड़े। अब बंदा जब कोर्ट जो है वो पहले यही देखेगी ना कि ये बंदा सच में ही पॉपर है कि नहीं है, पुअर पर्सन है कि नहीं है, इसके पास सफिशिएंट मीन्स है कि नहीं है, तो वो कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाता है जिसको बोलते हैं सू लीव टू सू, कि मैं जो है अपने केस को सू करना चाहता हूँ तो मुझे उसके लिए परमिशन दी जाए विदाउट फीस, ठीक है। अब वो जिस दिन एप्लीकेशन लगाएगा
फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो उस पॉपर ने ये वाली एप्लीकेशन लगाई 1/1/2024 को, वो एप्लीकेशन लगाता है, एप्लीकेशन मेड, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक उसकी एप्लीकेशन यहाँ आके डिसाइड हुई, ये दिख रहा है। साइड करो, ये यहाँ आगे मान लो इसकी एप्लीकेशन डिसाइड हुई 1/3/2024 को। अब 3 मंथ्स लग गए ना इसकी एप्लीकेशन को डिसाइड करते करते। यहाँ आके अगर कोर्ट ने ये एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी और यहाँ तक आते आते इसका टाइम लिमिटेशन जो थी वो भी ख़त्म हो गई है। मान लो किसी सूट को इसने करना था लेकिन इसकी लिमिटेशन भी ख़त्म हो गई है ना। और इसने एप्लीकेशन 1/1 को लगाई थी और डिसाइड इसकी हुई 1/3/24 को, और वो भी रिजेक्ट होगी ये बोल के कि ये बंदा जो है ये पुअर पर्सन नहीं और ये पे कर सकता है। तो ये जो टाइम पीरियड है ना 3 मंथ का, ये इसको दोबारा से मिल जाएगा। ऐसा मानना जाएगा कि इसने ये गुड फेथ में किया था और इस वजह से जो है इसको ये टाइम पीरियड वापस मिलेगा। लेकिन अगर ये एप्लीकेशन यहाँ जाके अलाउड हो जाती है ना, तो इसका सूट जो माना जाएगा, जो इंस्टीट्यूटेड है, माना जाएगा कि उसका सूट जो है यहीं से इंस्टीट्यूटेड माना जाएगा। ये क्लियर हुआ? इंस्टीट्यूटेड मीन्स कि माना जाएगा कि इसने यहीं इस डेट से अपना केस फाइल किया है, ठीक है। रिवर्ट बैक का लगता है इसमें, रिवर्ट बैक का। जी मैम। ये क्लियर हुआ? जी मैम। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सक्लूजन ऑफ टाइम ऑफ प्रोसीडिंग बोनाफाइड इन कोर्ट विदाउट जुरिस्डिक्शन। अब इसमें बोला गया है कि अगर किसी पर्सन ने अपनी कोर्ट में कोई सूट फाइल किया, लेकिन उसने जिस कोर्ट में सूट फाइल किया वो उस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी उस केस को मतलब सुनने की, ठीक है। अब वो हियरिंग चलती गई, जैसे इस पॉपर वाले केस में उसने 1/1/24 को किया, तो 1/3/24 को पता लगा कि ये बंदा जो है या तो उसकी एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी, है ना। तो इसमें भी ऐसा है। फॉर एग्जांपल मैं ये एग्जांपल के साथ ही समझा पाऊंगी। मान लो इसने जो है यहाँ पे एक कोर्ट है, यहाँ पे इसने 1/1/24 को जो है फाइल किया केस, ठीक है। यहाँ पे आके ये इसके जो केस है यहाँ आके पता लगता है 1/3/24 को कि ये कोर्ट के पास तो कोर्ट हैज़ नो jurisdiction to try such suit, ठीक है। यहाँ आके कोर्ट को पता लगा कि यहाँ पे आके कोर्ट को पता लगा कि कोर्ट के पास तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं है। लेकिन ये जो ए पर्सन है इसने जो एप्लीकेशन लगाई थी वो बोनाफाइड इंटेंशन से लगाई थी। उसको नहीं पता था कि कोर्ट में नहीं लगनी, लेकिन उसको लग रहा था कि ये कोर्ट इसके पास जुरिस्डिक्शन होगी, इसलिए उसने इस कोर्ट में लगा, ठीक है। अब यहाँ आके जब इसकी कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी ना और इस ऑर्डर किया कि जाके प्रॉपर कोर्ट में लगाओ, तो अब ये जो टाइम पीरियड है ना, अगर इसका टाइम पीरियड लिमिटेशन खत्म भी हो गई है ना, मान लो यहाँ आके तो वापस मिल जाएगा। क्या बोल रहे हो? वापस मिल जाएगा फिर वो टाइम पीरियड। हाँ, यहाँ आके जो अगर इसका टाइम लिमिटेशन खत्म भी होगी है ना, तब भी ये टाइम लिमिटेशन इसको वापस मिलेंगे। ये 3 मंथ जो है ना इसको वापस मिलेंगे। और अगर हाँ, इसमें यही बोला गया ये सूट में भी एप्लीकेबल होगा और एप्लीकेशन में भी एप्लीकेबल होगा। इसकी लैंग्वेज पढ़ लेती हूँ। इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट द टाइम ड्यूरिंग विच द प्लेंटिफ हैज बीन प्रोसिक्यूटिंग विद ड्यू डिलीजेंस अनदर सिविल प्रोसीडिंग वेदर इन अ कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस और ऑफ अपील और रिवीजन अगेंस्ट द डिफेंडेंट शैल बी एक्सक्लूडेड वेयर द प्रोसीडिंग रिलेट्स टू द सेम मैटर इन इशू एंड इज प्रोसिक्यूटेड इन गुड फेथ। लेकिन ये चीज़ जो होनी चाहिए गुड फेथ में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है
ऐसा ना हो कि ए को लगे कि अब मेरा 3 लाख का सूट है, लेकिन जो 3 लाख का सूट है अब ये जो कोट है ये मेरे नजदीक, हाँ मतलब ये ऐसा ऐसा अगर ये करता है कि हाँ ये कोट मेरे नज़दीक है तो मैं इसमें लगा देता हूँ, और चाहे उस कोर्ट के पास 2 लाख तक के ही केसेस डिसाइड करने की है जुरिस्डिक्शन, लेकिन इसने विदाउट मतलब मैलाफाइड इंटेंशन से लगाई, तो उस उन सिचुएशंस में इसको टाइम पीरियड बैक नहीं मिलेगा, लेकिन अगर उसने गुड फेथ में लगाई है, बोनाफाइड इंटेंशन है, तब इसको टाइम पीरियड वापस मिल जाएगा। तो इसका जो मीनिंग है उसका यही है, ठीक है। इसमें एप्लीकेशन पे भी ये होगा एप्लीकेबल, और सूट्स पे भी होगा। और इसमें एक्सप्लेनेशन में बोला गया है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन इन एक्सक्लूडिंग द टाइम ड्यूरिंग विच अ फॉर्मर सिविल प्रोसीडिंग वॉज पेंडिंग, द डे ऑन विच दैट प्रोसीडिंग वॉज इंस्टीट्यूटेड एंड द डे ऑन विच इट वॉज एंडेड शैल बोथ बी काउंटेड। अब मैंने बताया ना 1/1/24 से लेके 1/3/24, 1/1 से 1/3/24 ये दोनों ही काउंट होंगे। जी मैम। और सेकंड में बोला गया प्लेंटी फॉर एन एप्लीकांट रेजिस्टिंग एन अपील शैल बी डीम्ड टू बी प्रोसिक्यूटिंग अ प्रोसीडिंग मिसजॉइंडर ऑफ पार्टीज और ऑफ कॉज ऑफ एक्शन शैल बी डीम्ड टू बी अ कॉज ऑफ लाइक नेचर विद डिफेक्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन। अब ये जो मिसजॉइंडर ऑफ पार्टीज है या कॉज ऑफ एक्शन है, ये इसका एक कॉज हो सकता है डिफेक्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन का, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया है एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन सर्टन अदर केसेस। अब इसमें जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसमें बोला है फर्स्ट पॉइंट में बोला गया है इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट और एप्लीकेशन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री द इंस्टीट्यूशन और एग्जीक्यूशन ऑफ विच हैज बीन स्टेड बाय इंजंक्शन और ऑर्डर, the time of the continuance of the injunction or order, the day on which it was issued or made, and the day on which it was withdrawn shall be excluded। अब इसमें बोला गया है फॉर एग्जाम्पल किसी केस में ना मान लो किसी केस में जो है स्टे है या फिर इंजंक्शन ऑर्डर है, ठीक है, तो वो माना जाएगा कि जिस दिन पे वो लगी है स्टे और जिस दिन पे मतलब ये स्टार्ट और जिस दिन पे ये एंड हुई है, ये दोनों ही दिनों को जो है काउंट किया जाएगा। टाइम पीरियड जो होगा ये भी जो है एक्सक्लूड किया जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ये आ गया, और सेकंड वाला बोला गया है कि अगर आपको किसी केस में जो है नोटिस देना पड़ता है, जैसे आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है केस करते हो ना, तो उसमें सेक्शन की कंप्लायंस करनी पड़ती है, और उसमें जो है आपको पहले जो है 2 मंथ का 2 मंथ प्रायर नोटिस देना पड़ता है ना। तो अब 2 मंथ प्रायर नोटिस वाले टाइम पे अगर आपकी लिमिटेशन खत्म हो रही है ना, तो आप जो है ये जो टाइम पीरियड होता है ना, जिस दिन पे ये दिया नोटिस और जिस दिन पे इसका रिप्लाई आया, ये वाला टाइम पीरियड जो है ये भी एक्सक्लूड होता है, एक्सक्लूडेड, ठीक है। जी मैम। सेकेंड पॉइंट में यही बोला गया इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट अपील suit of which notice has given or for which the previous consent or sanction of the government or any other authority is required in accordance with the requirement of any law for the time being enforced, the period of such notice as the case may be, the time required for obtaining such consent or sanction, ये भी exclude होगा, shall be excluded, ठीक है। एक्सप्लेनेशन बोलता है इन एक्सक्लूडिंग द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग द कंसेंट और सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट और एनी अदर अथॉरिटी, द डेट ऑन विच द एप्लीकेशन वॉज मेड फॉर ऑब्टेनिंग द कंसेंट और सैंक्शन एंड द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट और अदर अथॉरिटी शैल बोथ बी काउंटेड। अब इसमें बोला गया है कि एप्लीकेशन जिस दिन आपने एप्लीकेशन लगाई और जिस दिन पे आपको वो कंसेंट मिली, तो ये बोथ जो है वो दोनों ही काउंट होंगे। जैसे आज आपने कंसेंट के लिए अप्लाई किया और आपको मिली 5 दिन बाद या 10 दिन बाद या 1 महीने बाद, तो ये जितना टाइम पीरियड है ये सारा ही एक्सक्लूड होगा। जी मैम। क्लियर।
नेक्स्ट है इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट और एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री बाय एनी रिसीवर और इंटरम रिसीवर अपॉइंटेड इन proceedings for the adjudication of a person as an insolvent or by any liquidator or provisional liquidator appointed in proceeding for the winding up of a company, the period beginning which the date of institution of such proceeding and ended with the expiry of 3 months from the date of appointment of such receiver or liquidator as the case may be। इसमें बोला गया कि ये जो कंपनी से रिलेटेड जो केसेस होते हैं तो उसमें जो है पहले कंपनी जब कोर्ट में आती है तो उससे पहले उसको जो है वाइंड अप करने के लिए लिक्विडेटर को जो है अप्रोच करना पड़ता है ना। मैंने एक पहले भी आपको पढ़ाया था। तो उसमें जो टाइम पीरियड लगेगा ना लिक्विडेटर के पास नोटिस जाने का, वो सारा भी जो है एक्सक्लूड किया जाता है। ओके मैम। नेक्स्ट है इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर अ सूट ऑफ पोजेशन बाय अ परचेजर एट अ सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री द टाइम ड्यूरिंग विच a proceeding to set aside the sale has been prosecuted shall be excluded। अब अगर कोई पोजेशन का सूट फाइल करना है और परचेजर एट अ सेल इन परचेजर जो है उसकी एग्जीक्यूशन कराना चाह रहा है ना, तो जो भी उसमें मान लो सेट असाइड करने के लिए अगर उस सेल को सेट असाइड करवाना है, ठीक है, तो जो टाइम पीरियड जो वो प्रोसीडिंग चली हुई है सेटिंग असाइड की, जब तक की वो प्रोसीडिंग चलेंगी वो सारी ही एक्सक्लूड होंगी। क्लियर? जी मैम। नेक्स्ट है इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट द टाइम ड्यूरिंग विच द डिफेंडेंट हैज बीन एब्सेंट फ्रॉम इंडिया एंड फ्रॉम द टेरिटरीज आउटसाइड इंडिया अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बी एक्सक्लूडेड। अब मान लो ए ने बी के अगेंस्ट केस फाइल कर दिया। अब ए जो है मान लो जो बी है वो जो है आउट ऑफ फॉरेन चला गया है, मतलब आउट ऑफ स्टेट हो गया हुआ है, फॉरेन चला गया। अब जितना टाइम पीरियड वो एब्सेंट रहेगा वो वाला टाइम पीरियड जो है वो भी एक्सक्लूड किया जाएगा, क्योंकि ए बेचारा क्या करे, ए बी को ढूंढ के कहाँ से लाएगा, है ना। अब उसका टाइम पीरियड निकल रहा होगा तो अब वो जब कोर्ट में जाएगा, अगर आफ्टर लैप्स ऑफ टाइम भी जाता है ना कोर्ट के पास, तो वो ये बोल सकता है कि डिफेंडेंट यहाँ नहीं था तो मैंने किसके अगेंस्ट केस करना था। तो वो जो टाइम पीरियड है वो भी जो है एक्सक्लूड किया जाता है। क्लियर? जी मैम। आज के लिए इतना ही करते हैं ना।